हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, तो क्लास 7th की बुक का 12वां चैप्टर पढ़ेंगे, वन हमारी जीवन रेखा। इस लेसन से आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेगा, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि हरे फेफड़े किन्हें कहा जाता है, तो वन को कहा जाता है। वन जल संशोधन के तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। तो जो प्रोफेसर अहमद हैं वो बच्चों को वन भ्रमण पर ले जाएंगे, और बच्चों के जो मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब वहीं पर उन्हें प्राप्त होंगे। तो लिखा है वन भ्रमण। चलिए वन भ्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंड लेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत किया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती है। अब टीबू को ये सब इसलिए पता था क्योंकि वह आता जाता रहता था, इसलिए उसे पता था कि शोर से कुछ जो जंतु हैं उनको परेशानी हो सकती है, इसलिए उसने सभी को शांत रहने के लिए कहा। आगे लिखा है, फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल हरा हरा दिखाई दे रहा है, हरा आवरण दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी जमीन नहीं दिखाई दे रही है। आगे लिखा है, यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहां का वातावरण शांत था। ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए।
नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे। क्योंकि बच्चों को देखकर जो वहां के जानवर हैं, जैसे कि बंदर है, तो बंदर जो है वो ऊंची शाखाओं पर चढ़ गया, क्योंकि वह देख रहा था कि यहाँ कुछ अनजान लोग आए हुए हैं। आगे लिखा है, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए। अब जब बंदर ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए तो जो पक्षियों के घोंसले में पक्षी थे वे पक्षी अशांत हो गए। आगे लिखा है, जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि सूकर यानी वराह या सुअर, गौर यानी बाइसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं, यानी जहाँ पर घना जंगल होता है वहाँ पर ये बड़े जानवर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे लिखा है, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जानवर खतरनाक होते हैं और बच्चों को नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रोफेसर अहमद ने उन्हें सघन क्षेत्रों में जाने से मना किया। आगे लिखा है, बूजो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं, क्योंकि ये जंतुओं का आवास होता है, यहाँ वे रहते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, वन एक आवास यहाँ दिखाया गया है और यहाँ आप कुछ अन्य जंतु देख सकते हैं। ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पर कोई तालाब है और ये यहाँ पर पानी पीने के लिए आए हैं। आगे लिखा है, जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह ऊबड़ खाबड़ थी, अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। तो ये आपको याद रखना है, ये वृक्ष जो यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीम का जो पेड़ है सभी लोगों ने देखा होगा, बांस का भी शायद देखा हो और शीशम का भी देखा होगा, लेकिन सेमल का जो वृक्ष है वह शायद ही देखा हो। मैंने तो ये सेमल का वृक्ष नहीं देखा है। शीशम का वृक्ष मैंने देखा है, नीम का देखा है, बांस का भी देखा है। तो ये जंगलों में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टीबू ने उनकी मदद की इन वृक्षों की पहचान करने में। आगे लिखा है, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाक और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थीं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था, क्योंकि जो वृक्ष थे वो काफी घने थे और जो पत्तियों का आवरण जैसा बन जाता है, इसी कारण से सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसीलिए जो वन है उसके अंदर काफी अंधेरा था। अब क्रियाकलाप क्या लिखा हुआ है कि वन से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ये बताया गया है। तो लिखा है, अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा। आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप यानी जड़ी बूटियां भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वनों से प्राप्त होने वाले वस्तुएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। शहद है, मोहरी लाख है, गोंद है,
लकड़ी के जो सामान हैं और कत्था। अब लकड़ी वन से प्राप्त होती है और उससे कई तरीके के सामान भी बनाए जाते हैं। कत्था भी वन से ही प्राप्त होता है। अब शीला क्या नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को लगाया किसने होगा। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। ये आपको मैंने प्रकीर्णन जब समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि वृक्ष कैसे एक जगह से दूसरी जगह उनके बीज पहुंच जाते हैं, जंतुओं के बालों से चिपककर, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। तो इसी तरीके से पौधे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। आगे लिखा है, वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। यानी कि आप देखेंगे जैसे ये तना है और इसका जो शाखी भाग है ये तने से जब ऊपर उठ जाता है तो वह कहलाता है शिखर। अब जो शिखर के आकार हैं वह भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो लिखा है, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि यह वितान यानी कैनोपी कहलाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आकार, शिखर के आकार यहाँ पर दिखाए गए हैं। किसी का इस तरीके से नोकदार होता है, किसी का ऐसे गोलाई में होता है, इसका देख लीजिए आप। तो इस तरीके से वृक्षों के शिखर होते हैं। और जो ऊंचे वृक्षों की शाखाएं होती हैं वे नीचे वृक्षों की शाखाओं के लिए छत की तरीके का कार्य करती हैं और यह वितान कहलाता है यानी कैनोपी। तो ये आपको मैं चित्र में दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे वृक्ष हैं और ये बड़े वृक्षों का शिखर है। तो ये एक छत जैसी बन जाती है नीचे वाले वृक्षों के लिए। तो इनमें दिखाया गया है वन में वितान और उसके नीचे के तल। यानी कि आप समझ रहे होंगे जो छोटे वृक्ष हैं और जो बड़े वृक्ष हैं ये इनके जो शिखर हैं आपस में मिल जाते हैं तो एक छत का आकार ले लेते हैं। तो ये नीचे वाले वृक्षों के लिए छत का कार्य करती है और यही वितान कहलाता है। आगे एक क्रियाकलाप लिखा हुआ है अब एक क्रियाकलाप लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अपने आसपास किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए, उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताओं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति आमाप में परस्पर भिन्न होते हैं। यानी जो वृक्षों के जो शिखर होते हैं वह आकृति और आमाप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। आगे लिखा है, क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझों ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं, विभिन्न। तो ऐसा नहीं होता है कि सभी जो वन हैं एक ही तरीके के हो। वहाँ पर जो जलवायु होती है और जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके कारण वृक्ष और जो कीट पाए जाते हैं उनमें भिन्नता होती है और जंतु भी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। आगे लिखा है, कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियां, गिलहरियां, चींटे, विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो वन भूमि की सतह होती है उस पर इस तरीके से आप देख सकते हैं
सूखी हुई पत्तियां, फल, झाड़ियां, शाक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो जमीन है ये आर्द्र होगी क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं पहुँच पाती है। आगे लिखा है, बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। आगे लिखा है, पहेली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृत पड़ोसियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाक भक्षी हो अथवा मांस भक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है, क्योंकि जो खाद्य श्रृंखला है उसमें आप देखते हैं कि जो घास खाते हैं और कुछ जंतु उन जंतुओं को खाते हैं जो घास खाते हैं। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला का क्रम बना हुआ है। आगे लिखा है, उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खा जाते हैं। मेढक को सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ ये दिखाया भी गया है कि घास खाते हैं कीट, कीट खाता है मेढक, मेढक खाते हैं सर्प और सर्प को खा लेता है गरुड़। तो ये खाद्य श्रृंखला है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य खाद्य श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर करता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे कि वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें 6 मान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीडों, चींटों, भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव यहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। यानी कुछ तो आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो आसानी से नहीं देखे जा सकते, तो उनकी संख्या भी अधिक है जो मृदा के अंदर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया, ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहा जाता है। आगे लिखा है, आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? तो मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है और यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये पोषक तत्व हैं। पौधे जो हैं ग्रहण करते हैं, मृदा से जल को अवशोषित करते हैं, जड़ों द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है और ये पौधे के अन्य भागों तक पहुँचता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तभी कहा जाता है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए। आगे लिखा है, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। और ये आपको याद रखना है, अपघटक कौन कहलाते हैं? जो पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित करके ह्यूमस में बदल देते हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। क्योंकि ह्यूमस की जो परत होती है, ऊपरी परत होती है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो जो मृदा में ऊपरी परत होती है उसी में ह्यूमस पाया जाता है। आगे लिखा है, ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं।
वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी कि जो मृत पादप और जंतु होते हैं उनके पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, ये पोषक तत्व पादपों द्वारा फिर से ग्रहण कर लिए जाते हैं, यानी मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आगे लिखा है, शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। आगे लिखा है, पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वह पेड़ों द्वारा ही संभव है। पेड़ प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, तो ये संतुलन बना रहता है। इसीलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। आगे लिखा है, बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता? यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं पादप जो है ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं, जंतु इसे ग्रहण कर रहे हैं, CO2 को निर्मुक्त कर रहे हैं और ये फिर पादपों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, तो ये चक्र चलता रहता है। आगे लिखा है, टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियां प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधि पादपों के बारे में जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो जनजातियां होती हैं ये वनों में निवास करती हैं और ये वहाँ के औषधि पादपों के बारे में जानती हैं, क्योंकि इनकी पीढ़ियां वर्षों से उस वन में रहती हैं। तो ये सभी पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं कि किसका प्रयोग औषधि के बारे में किया जा सकता है, कौन सा पौधा हानिकारक है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये उन जनजातियों को पता है। आगे लिखा है, बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर है, झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरन झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांस भक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है। अब जो घनी झाड़ियां होती हैं, ऊंची ऊंची घास होती है, तो ये जो जानवर होते हैं, छोटे जानवर, ये उनमें छिप जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं बड़े जानवरों से, क्योंकि जो मांसाहारी जानवर होते हैं इनका शिकार कर लेते हैं। तो ये झाड़ियां उन्हें आवास भी प्रदान करती हैं और भोजन भी प्रदान करती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं वन में हिरन दिखाया जा रहा है। ये बंदर है, पानी पी रहा है। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक से कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। लीद यानी कि गोबर। आगे लिखा है, बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी क्षयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर यानी लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद कुछ शाकों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। ये मैंने आपको प्रकीर्णन में बताया था कि कैसे पेड़ पौधों के बीज एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं।
जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। आगे लिखा है, यह सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थीं। वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। तो वितान के बारे में मैंने आपको बताया, जो ऊंचे वृक्ष होते हैं ये मिलकर एक छत जैसी बना लेते हैं। तो जो वर्षा की बूंदें हैं उसी पर गिर रही थी और उसके बाद फुहार के रूप में नीचे गिर रही थी। आगे लिखा है, अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अभी भी सूखी है। लगभग आधा घंटा बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो वर्षा की बूंदें हैं ऊपर पड़ रही हैं, उसके बाद ये नीचे फुहार के रूप में गिर रही हैं। यहाँ लिखा है, समृद्ध वितान और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती हैं। यहाँ ये क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होती है। मूल तंत्र जल के भूमि में अविस्रावित होने में सहायक होता है। ये मूल तंत्र यहाँ पर दिखाई गए हैं और ये भौम जल स्तर दिखाया जा रहा है। और वन में कहीं भी जल भराव नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो शहर होते हैं उनमें सड़कों पर पानी भर जाता है, नाले उफन जाते हैं। तो यही यहाँ पर बूझो के मन में विचार आया है। बूझो मन ही मन सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखे हुए हैं? वन से संबंधित, यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए, हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। यानी हमें वनों को बचाना है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं, क्योंकि यदि वन नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाएगा, जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। तो वन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आगे लिखा है, जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है? तो जल भराव हो जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है, नाले उफन जाते हैं। आगे लिखा है, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्ष हो तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपर्दन हो जाता है। तो इसीलिए जो वृक्ष होते हैं ये क्या करते हैं, ये मृदा को बांधे रखते हैं और उसकी जो ऊपरी उपजाऊ परत है उसको बहने नहीं देते।
आगे लिखा है, लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहन के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब यहाँ का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा है और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि वन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वनों का महत्व आप लोग जान गए होंगे। अनेक प्रकार के पौधों के बारे में आपको इस लेसन में जानने के लिए मिला। किस प्रकार से वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देते हैं क्योंकि ये बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। इसके अलावा वन जंतुओं को आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य इस लेसन में आपको जानने के लिए मिले हैं। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आपको कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा साइंस की प्रैक्टिस की 16 वीडियो आ चुकी हैं। अब मैं साइंस के पेडागोजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी क्योंकि उनको भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।